हेलो एवरीवन। तो इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं ब्रेस्ट के बारे में। तो ब्रेस्ट जो है वो हमारे पेक्टोरल रीजन का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ये जो ब्रेस्ट है ये दोनों सेक्सेस में पाया जाता है, फाउंड इन बोथ सेक्सेस। पर जो मेल्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये रूडिमेंट्री होता है। वेट अ सेकेंड। बोथ सेक्सेस में पाया जाता है और रूडिमेंट्री होता है। आपको मेल्स में रूडिमेंट्री मिलेगा, मतलब वेल डेवलप्ड नहीं होता, और फीमेल्स में भी वेल डेवलप्ड नहीं होता। कब तक? जब तक उन्हें प्यूबर्टी की एज वो रीच नहीं कर जाती। आफ्टर प्यूबर्टी वो डेवलपिंग स्टार्ट हो जाती है उनमें। और क्या होता है, ये एक बहुत एसेसरी ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं। किस फॉर्म में? मिल्क के फॉर्म में। इसका जो शेप है ये वेरी कर सकता है, हेमिस्फेरिकल भी हो सकता है, कोनिकल भी हो सकता है, पायरीफॉर्म भी हो सकता है, और फ्लैट भी हो सकता है। पेंडुलस एक फ्लैट का सिनोनिम्स है। तो अगर हम इसकी सिचुएशन की बात करें तो जो ब्रेस्ट है वो सुपरफिशियल फेशिया पे लाई करता है। सुपरफिशियल फेशिया मतलब हमारी स्किन के जो नीचे फेशिया पड़ेगा सबसे पहले वो सुपरफिशियल फेशिया कहलाएगा। ठीक है, पेक्टोरल रीजन के सुपरफिशियल फेशिया पे लाई करता है। मतलब अगर आपने बोला कि ये आपका पेक्टोरल रीजन क्या है, जो आर्म वॉल और चेस्ट वॉल को कनेक्ट करता है, जिसमें ब्रेस्ट भी है। ठीक है, तो पेक्टोरल पे जो ऊपर का कवरिंग है, ठीक है, फेशिया की, उसके उस पे लाई करता है। ये इसको हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। अपर मीडियल पे, अपर लेटरल पे, और लोअर मीडियल और लोअर लेटरल। जिसे अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैंने आपको ये ब्रेस्ट दिया, तो मैं इसके 4 क्वाड्रेंट्स करूँगी। एक होगा ऊपर वाले पार्ट को हम अपर बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को लोअर बोलेंगे, और जो मीडियल साइड पे हम उसे अपर मीडियल बोलेंगे, जो लेटरल साइड पे उसे हम अपर लेटरल बोलेंगे। सेम एज नीचे से हो जाएगा कि जो नीचे साइड पे है और मीडियल की तरफ है उसे लेटरल मीडियल बोलेंगे, और जो नीचे उसे तो लेटरल बोल ही रहे, सॉरी, लोअर बोल ही रहे हैं, पर वो लेटरल के साइड है तो हम उसे लेटरल लोअर बोलेंगे। तो क्या हो रहा है, लोअर लेटरल या लेटरल लोअर। तो 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब अगर हम देखें तो क्या होता है, ब्रेस्ट में ना एक स्मॉल एक्सटेंशन पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? अपर लेटरल क्वाड्रेंट में। आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अगर आप इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहे हो तो ये जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट होगा ना, इसमें आपको क्या पाया जाएगा? इसमें आपको दिखेगा कि एक स्मॉल एक्सटेंट हो रहा है। ठीक है, बड़ ये जो ब्रेस्ट है इसका एक्सटेंटेशन हो जा रहा है। और ये क्या है? ये हमारा ये स्मॉल एक्सटेंट हो रहा है। और इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं किसका? इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। और ये जिस भी, देखो, कोई भी चीज़ है वो किसी अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो किसी चीज़ से पास हो रही होगी। तो ये जिस चीज़ से पास हो रही है ना, उस फोरामेन का नाम क्या है हमारा? उस फोरामेन का नाम हमारा फोरामेन ऑफ लेंगर। क्या होता है, मतलब ये जो एक्सटेंशन है ना, इसकी जो ओपनिंग होती है वो डीप फेशिया में होती है। सुपरफेशियल फेशिया में हमारा ब्रेस्ट है। डीप फेशिया में ये जो हमारा एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस है, इसकी ओपनिंग होगी जिसे हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग पास होगी, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ लेंगर। तो क्या बोल रहा है कि इस एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस है जो पासिस थ्रू एन ओपनिंग, एक ओपनिंग से पास करती है डीप फेशिया की, जिसे जो एक्सिला में लाई करती है, जिसका नाम है फोरामेन ऑफ लेंगर। और इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। मे बी इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम एक्सटेंट ऑफ बेस के बारे में देखते हैं। ये जो बेस है ये कितना बड़ा है। ठीक है, अगर हम बेस की वर्टिकली बात करें तो सेकेंड से 6th रिब तक एक्सटेंट है, और हॉरिजॉन्टली देखें तो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। अगर आप देखोगे इस ब्रेस्ट, इस डायग्राम में, तो कहाँ, अगर आप वर्टिकली बात करोगे, कैसे बात करोगे? अगर आप वर्टिकली बात कर रहे हो तो ये होगा सेकेंड रिब यहाँ पे होगी, तो सेकेंड रिब से 6th रिब तक पाया जाएगा। ठीक है, वर्टिकली में। और वहीं आप वर्टिकली ये वाला एक्सिस होता है। ठीक है, वहीं आप अगर हॉरिजॉन्टल में बात करोगे तो मिड एक्सिलरी लाइन, ये जो एक्सिला है आपकी, इसकी मिड एक्सिलरी लाइन होगी। तो मिड एक्सिलरी लाइन से लेके मीडियल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम तक, स्टर्नम की मीडियल बॉर्डर तक लाई करेगा। मे बी इट इज़ क्लियर। तो इसका हमारा बेस का एक्सटेंट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके डीप रिलेशंस। ठीक है, जो हमारा ब्रेस्ट है उसके रिलेशंस देखे जाएंगे तो क्या होता है कि जो ब्रेस्ट है वो पहले तो डीप फेशिया में लाई करता है। ठीक है, और उसको हम पेक्टोरल फेशिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पेक्टोरल फेशिया है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, ये पेक्टोरलिस मेजर से क्या होता है, कवर होता है। जैसे आप अगर देखोगे इस डायग्राम में इसमें देखो,
मैं आपको मसल्स के डायग्राम में दिखाती हूँ। ये मैं आपको मसल्स वाला डायग्राम ये ऐप से पढ़ा रही हूँ, मसल 3D एनिमेशन से। अगर आप चाहो तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, उसका फ्री वर्जन भी बहुत सही है। वेट अ सेकेंड और होल्ड अ सेकेंड। ये जो आपको दिख रहा है तो पेक्टोरल रीजन का है, ऊपर है, इसमें मार्किंग्स नहीं होंगी। ये जो आपको मैं जिसमें ग्रीन कर रही हूँ ना, ये पूरा पेक्टोरल रीजन है। तो ये आपको जो ग्रीन है ये पेक्टोरलिस मेजर है। तो क्या होता है, पेक्टोरलिस मेजर को कवर करता है डीप फेशिया, और यहीं पे हमारा क्या, ब्रेस्ट लाई करता है। ठीक है, इस पेक्टोरल फेशिया को जो कवर कर रहा होगा ना वो डीप फेशिया होगा। डीप फेशिया के ऊपर क्या है, हमारा ब्रेस्ट। ठीक है, मे बी इट इज़ क्लियर। अब हम अगर इसके आगे देखेंगे तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ तीन जो मसल्स हैं, एक हमारा पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एब्डोमेन की, ये तीन पार्ट्स भी यहाँ पे होते हैं। जैसे आप फिर से एनिमेशन में देख सकते हो, ये हमारा पेक्टोरलिस मेजर है। ठीक है, और पेक्टोरलिस मेजर के बाद इसने कौन सी मसल्स का नाम लिया है, इसने बोला है पेक्टोरलिस मेजर और सेरेटस एंटीरियर। आप इस मसल को हटाओ, पीछे की मसल्स देखो, सेरेटस एंटीरियर आपको आजू बाजू में मिलेगी। मैं इसको हाइड कर देती हूँ। ये हमारी कौन सी मसल है, एब्डोमिनल एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है। ठीक है, तो ये भी मिल रही है आपको एब्डोमेन की। एक तो हमारा पेक्टोरलिस मेजर, जैसे हम देखो ये पेक्टोरलिस मेजर, एब्डोमिनल एक्सटेंड मसल, ब्रेस्ट इन्हीं में होता है ना, यहीं पे। और दो मसल्स और आती हैं, अगर मैं एक मसल्स और आती है जिसका नाम है सेरेटस एंटीरियर। ये आप ये वाली देखोगे ना, ये सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, तो ये सेरेटस एंटीरियर, फिर से पेक्टोरलिस मेजर, ये इसके नीचे एब्डोमिनल एक्सटेंसर, और ये इधर साइड में आपको पेक्टोरलिस मेजर के बिहाइंड पे मिलेगी ये वाली मसल, ये है सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, तो ये भी इसके डीप रिलेशंस में आ जाती है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ब्रेस्ट जो है वो पेक्टोरल फेशिया से सेपरेट होता है। किससे, एक लूज एरियुलर टिश्यू की लाइनिंग होती है जिसे हम रेट्रोमेमोरी स्पेस कहते हैं। देखो कैसे, अब अगर इस चीज़ को आप समझोगे तो आप इस डायग्राम में आप देखो, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ। ये एक पर्सन है, ठीक है, तो अगर ये ब्रेस्ट है अगर, ठीक है, तो ये जो पेक्टोरल रीजन का ये डीप फेशिया है, ठीक है, जिसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, डीप फेशिया है। इस डीप फेशिया से क्या होगा, फिर से बना रही हूँ, ये हमारा ब्रेस्ट हो गया और ये हमारा हो गया डीप फेशिया पेक्टोरल रीजन का। ठीक है, और ये जो ब्रेस्ट है ये इस डीप फेशिया से सेपरेट होगा। कैसे सेपरेट होगा, यहाँ पे ये जो डीप फेशिया, ये पेक्टोरल रीजन हो गया, इसके ऊपर की कवरिंग डीप फेशिया हो गई, और ये क्या होता है, ये ब्रेस्ट जो है वो इससे सेपरेट होता है। किससे, एक यहाँ पे फेशिया और आ जाता है जिसका नाम होता है पेक्टोरल फेशिया। ठीक है, तो इससे कैसे सेपरेट होता है, यहाँ पे एक स्पेस, ये जो बीच में स्पेस बन रही है ना, किसकी, पेक्टोरल फेशिया और ब्रेस्ट के बीच में, इसको रेट्रोमेमोरी स्पेस बोलते हैं। जो एरियुलर टिश्यू होते हैं, लूज एरियुलर टिश्यू, उनकी लाइनिंग होती है, ये किसको, ब्रेस्ट को और हमारा जो पेक्टोरल फेशिया उसको सेपरेट करती है। ठीक है, और इसी रेट्रोमेमोरी स्पेस की वजह से क्या होता है कि ये जो ब्रेस्ट है ना ये टाइटली अटैच्ड नहीं होता। तो इससे क्या होता है, जो ब्रेस्ट है वो ईजिली मूवेबल होता है डायरेक्शंस में। किसकी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ना किस चीज़ की वजह से ईजिली मूवेबल होता है, तो आपको क्या बताना है, रेट्रोमेमोरी स्पेस प्रेजेंट होती है बिटवीन ब्रेस्ट एंड द पेक्टोरल फेशिया। मे बी इट इज़ क्लियर। ठीक है, नॉर्मल ब्रेस्ट कैन मूव फ्रीली ओवर द पेक्टोरलिस मेजर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लूज टिश्यू विच इज़ नोन एज रेट्रोमेमोरी स्पेस। अब अगर ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट का वो देखो दो तीन चीज़ों में डिवाइड होता है। एक हम इसको स्किन में डिवाइड कर देते हैं, पैरेन्काइमा में, स्ट्रोमा में। जो ब्रेस्ट है उसको हम उसका जो स्ट्रक्चर है, एक हम डिवाइड करते हैं उसकी स्किन के सरफेस में, एक डिवाइड करते हैं उसके पैरेन्काइमा में, और एक हम डिवाइड कर देते हैं स्ट्रोमा में। ठीक है,
अब इसको आप कैसे समझोगे? देखो, आप कंफ्यूज नहीं होना मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट में, ठीक है? ब्रेस्ट का पार्ट है मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट नहीं है, ब्रेस्ट का पार्ट है मेमोरी ग्लैंड। तो जो पैरेन्काइमा है ना, वही मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है? जैसे आप मेमोरी ग्लैंड इतने टाइम से बोलते आ रहे हो, वो एक्चुअली में पैरेन्काइमा है। तो क्या बोल रहे हैं, देखो, एक तो कोनिकल प्रोजेक्शन जो आपको देखने मिलती है ब्रेस्ट में, ये इस टाइप से, ये वाली कोनिकल प्रोजेक्शन जो है, इसे हम क्या बोलते हैं? निपल बोलते हैं। ये ब्रेस्ट का जो सेंटर होता है, जैसे मैंने बोला कि ये ब्रेस्ट है और इसका सेंटर ये है, तो इसके सेंटर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगी, सेंटर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगी, ठीक है? क्या? निपल। और ये किस पे होती है? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से 10 सेंटीमीटर से होती है, ठीक है? जैसे ये स्टर्नम है, ठीक है? अब अगर आप इसकी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस देखोगे और ये हमारा ब्रेस्ट है, तो ये जो निपल है ये इसके 10 सेंटीमीटर मिड लाइन से देखोगे तो यहाँ पाई जाएगी, ठीक है? इसमें क्या होता है, इस निपल में जो लेक्टिफेरस डक्ट्स होती है ना, 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट आ रही होती है। जैसे मैं डायग्राम फिर से बनाऊँ तो ये अगर मेरा मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, ये निपल है, तो इसमें कम से कम ये जो डक्ट्स आ रही है ना, मैंने बाहर निकाल दी, बाहर नहीं निकलेंगी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो कितनी आती है? 15 से 20 आती है। जैसे अभी मैंने 4 बनाई, तो 5, 6, 7 ऐसे करके 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट निपल में से पियर्स्ड करती है, ठीक है? इसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों मसल्स होती हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स होती हैं। सर्कुलर इसको क्या बनाती है? स्टिफ बनाती है निपल को, स्टिफ मतलब हम बोल देंगे हार्ड या मजबूत बोलेंगे, ठीक है? और लॉन्गिट्यूडनल्स को फ्लैट बनाती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ मॉडिफाई स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। जैसे मॉडिफाई स्वेट ग्लैंड होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो क्या, एक मॉडिफाई स्वेट ग्लैंड ही है ना, तो इसमें कुछ मॉडिफाई स्वेट ग्लैंड भी स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं, सेबेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं। और ये जो निपल है ये रिच होता है नर्व सप्लाई में। हो सकता है आपसे पूछे नर्व सप्लाई में रिच होता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब बेबी सकिंग करता है तो अब अपने आप उसमें से मिल्क रिलीज होता है ना, वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो हमारी निपल है उसमें बहुत सारे नर्व के सप्लाईज होते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे यहाँ पर बेबी अपना माउथ रखेगा सक करने के लिए, तो तुरंत जो यहाँ से सिग्नल्स हैं वो हमारे ग्लैंड में पहुंच जाएंगे, तो फिर वहाँ से सिक्रीशन स्टार्ट होगा, ठीक है? तो क्या, इसलिए वहाँ पे नर्व की सप्लाई ऑब्वियसली सी बात है रिच ही होगी। और बहुत से सेंसरी एंड ऑर्गन्स भी होते हैं, क्योंकि नर्व सप्लाई वहाँ सेंसरी एंड ऑर्गन्स होंगे, जिसकी वजह से मदर डिटेक्ट कर पाएगी, मदर मिल्क रिलीज कर पाएगी, ठीक है? तो मे बी इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब जो देखो हमने निपल पढ़ ली, अब अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि अगर आपका ये ब्रेस्ट है और ये निपल है, तो निपल के आजू बाजू एक बहुत डार्क एरिया होता है। क्या होता है? बहुत डार्क एरिया होता है। और इसी डार्क एरिया को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, एरियोला बोलते हैं इसको। तो और ये बहुत पिगमेंटेड होता है। पिगमेंटेड मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत छोटे 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 पिगमेंट्स होंगे, ठीक है? तो क्या है कि स्किन जो है, जो निपल को सराउंड किया उसे हम एरियोला बोलते हैं। वो बहुत रिच रीजन जो है ना, उसमें पिगमेंटेड होती है। पहले तो सर्कुलर एरिया होता है और इसमें इस जैसे पहले जो हमारा निपल था वो रिच था नर्व सप्लाई में, ये रिच होती है मॉडिफाइड और सेबेशियस ग्लैंड। इसमें जो मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, पर्टिकुलरली इसकी आउटर मार्जिन पे। जो आउटर मार्जिन होती है ना, यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है? ये जो आपका मेमोरी ग्लैंड सॉरी एरियोला है, ये एरियोला आपको इनलार्ज मिलेगा, बड़ा मिलेगा। कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन, जब मदर लैक्टेशन पीरियड पे होगी। और इस इनलार्ज एरिया को हम बोलते हैं ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमेरी, ठीक है? मॉन्टगोमेरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयली सिक्रीशंस रिलीज करते रहते हैं, क्योंकि निपल और एरियोला जो है, निपल और एरियोला जो है वो क्या रहे, लुब्रिकेट रहे। जिससे क्या होगा कि ड्यूरिंग लैक्टेशन जब बेबी सक करेगा तो निपल और एरियोला में कोई क्रैकिंग ना हो फर्दर, या क्रैकिंग ही ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए निपल और एरिया को लुब्रिकेट किया जाता है थ्रू इट्स ऑयली सिक्रीशन। अगर हम इसके बाद देखें तो सेबेशियस ग्लैंड जो है, जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ठीक है,
उसमें जो अपार्ट फ्रॉम सेबेशियस ग्लैंड, जो एरियोला है, सेबेशियस ग्लैंड के अलग देखें तो एरियोला में स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। सेबेशियस के साथ आपको स्वेट भी मिलेंगे, इवन एसेसरी मेमोरी ग्लैंड भी आपको एरियोला में मिलेंगे, ठीक है। अब जो एरियोला होती है ना, उसमें हेयर्स नहीं होते। अगर आप मेमोरी ग्लैंड में देखोगे तो आपको छोटे छोटे हेयर्स मिल जाएंगे, पर आपको एरियोला में हेयर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। डिवाइड ऑफ हेयर्स होती है और कोई भी फैट उसके नीचे नहीं होता, ठीक है। फैट नहीं पाया जाता। एरियोला के नीचे देखें तो लैक्टिफेरस साइनसेस मिलेंगी। लैक्टिफेरस साइनस ऐसी कैविटीज़ है छोटी छोटी जो मिल्क को स्टोर करके रखती हैं, या जिसमें मिल्क आपको मिलेगा। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली। हमने एक चीज़ पढ़ ली, स्किन पढ़ ली। अब हम आते हैं पैरेन्काइमा पे। स्किन पे हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, निपल और एरियोला। और एरियोला पे हमने एक पार्ट पढ़ा है जिसे हम ट्यूबरकल ऑफ मॉन्टगोमेरी कहते हैं। अब आते हैं हम पैरेन्काइमा में। तो पैरेन्काइमा क्या? पैरेन्काइमा को ही हम मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब जो पैरेन्काइमा मेमोरी ग्लैंड जो है वो क्या है? एक कंपाउंड ट्यूबो एल्वियोलर ग्लैंड है। क्या है मेमोरी ग्लैंड? एक कंपाउंड ट्यूबलो एल्वियोलर ग्लैंड है जो मिल्क को सिक्रीट करता है। ये क्या कहते हैं? सुपरफिशियल फेशिया पे लाई करता है, इसलिए इसमें क्या होता है? कोई भी कैप्सूल नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? हमको क्या क्या मिलेगा? पैरेन्काइमा में 15 से 20 लोब्स मिलेंगी। हर लोब में एल्वियोलाई के क्लस्टर होंगे जो लैक्टिफेरस डक्ट से ड्रेन्ड होंगे। ये लैक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ज होंगी निपल में, और निपल में ओपन होंगी जहाँ से मिल्क सिक्रीट होगा, ठीक है। और जहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है लैक्टिफेरस डक्ट का, वहाँ एक साइनस बनेगा जिसे हम लैक्टिफेरस साइनस बोलते हैं। अगर आप इस डायग्राम पे देखो तो ये हमारी पेक्टोरल्स फेशिया है, ठीक है। अगर देखो इस डायग्राम में देखना, ये जो पेक्टोरल्स फेशिया है, ठीक है, और ये जो स्पेस है जो पेक्टोरल्स फेशिया और ब्रेस्ट को डिवाइड करे, इसी को हम रेट्रोमेमोरी स्पेस बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। उसके बाद अभी ये जो आपको लिखा है ना सस्पेंसरी लिगामेंट फैटी स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में आएगा, मैं बताऊंगी। निपल्स देखो, निपल्स में ये आपको 3 बस दिखाई गई है, ऐसी 15 से 20 क्या होती हैं हमारी यहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होती हैं। ये हमारा लैक्टिफेरस क्या है? साइनस है, ठीक है। ये साइनस भी उतने ही होते, जितनी डक्ट होगी उतने साइनस होंगे। ये आपको क्या दिख रहा है? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लोब्स हैं जिसमें एल्विलाई है, और एल्विलाई के क्लस्टर को एसिनाई बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, एसिनाई के एसिनाई क्या होगा? एक होगा, और बहुत सारे क्लस्टर हो जाएंगे तो एल्विलाई कह देंगे, ठीक है। अगर इसमें देखो मैंने शॉर्ट नोट्स भी अपने प्रिपेयर करके रखे हैं, इफ़ यू वांट तो मैं उन्हें शेयर कर दूँगी। ये देखिए आप, ये तो नेक्स्ट पेज का है, जैसे ये एक्जिला के भी हैं, ये है ब्रेस्ट का नोट्स। देखो क्या होता है पैरेन्काइमा में, लोब्स जो 15 से 20 होते हैं, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा? पंद्रह से 20 लोब्स हैं। यहाँ से मिल्क जाएगा एल्विलाई में, एल्विलाई क्लस्टर ऐसे आएगा, यहाँ से लैक्टिफेरस साइनस, देन डक्ट, देन निपल, ठीक है। मे बी इट इज़ क्लियर, देख सकते हो आप। ये साइनस से डक्ट, डक्ट से निपल। तो ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कहाँ से क्या जा रहा है। नेक्स्ट स्ट्रोमा देखते हैं। स्ट्रोमा क्या है? ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है। स्किन निपल एरियोला बना रही थी, मेमोरी ग्लैंड पूरा मिल्क का पार्ट बना रहा था, कहाँ से मिल्क आएगा, स्टोर होगा, कैसे जाएगा। स्ट्रोमा उस ब्रेस्ट का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है, जो पार्शली फाइब्रस भी होता है और फैटी भी होता है। अगर आप फाइब्रस की बात करो तो ये सेप्टा बनाता है, ठीक है, जिसे हम सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर बोलते हैं, जो एंकोर करता है। एंकोर मतलब सपोर्ट करना, किसको? स्किन और ग्लैंड्स को पेक्टोरल्स फेशिया पे। क्या होता है कि ये जो आपका ब्रेस्ट है, ठीक है, ये पेक्टोरल्स फेशिया एक तो रेट्रोमेमोरी स्पेस है, साथ में यहाँ पे एक आपको सस्पेंसरी लिगामेंट मिल जाएगा जो क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ब्रेस्ट को पेक्टोरल्स फेशिया पर, ठीक है।
अब वहीं पे अगर हम स्ट्रोमा की बात करें तो ये पूरा बल्क बनाता। अब ये जो ब्रेस्ट भरा है ना पूरा, अब यहाँ पे जैसे डक्ट हो, वो हमारी क्या हो गई, एल्वेलाई हो गई, ठीक है, लोब्स हो गए, डक्ट हो गई, इनके बीच में क्या मटेरियल भरा है, स्ट्रोमा भरा है। ये पूरा बल्क बना रहा है ग्लैंड का। जो साइज़ वगैरह नहीं, ये इसी से डिसाइड होते हैं, ठीक है, कितना बल्क है, ठीक है। और ये कहाँ है, पूरे ब्रेस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट है एक्सेप्ट एरियोला और निपल के नीचे। ये जो आप एरियोला देखते हो, डार्क पिगमेंटेड एरिया, और ये जो निपल है यहाँ बस नहीं है फैटी स्ट्रोमा, बाकी हर जगह है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर बना है, ये ग्रीन कलर से आ रहा है, ये सबको सपोर्ट किया हुआ है, बांधा हुआ है। फैटी स्ट्रोमा ये येलो कलर का पूरा आपको दिख रहा है बल्क, ये आपको यहाँ निपल और एरियोला पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डक्ट का डायग्राम, लोब का डायग्राम बना है। अब अगर हम इसके ब्लड सप्लाई पे देखते हैं तो ये क्या होता है, बहुत सारा, देखो नॉर्मल सी बात है ना भाई, मिल्क सिक्रेट कर रहा है तो एक्सट्रीमली वेस्कुलर तो हो गई ना, न्यूट्रिशन वहाँ जाना ही चाहिए, वरना वहाँ पे क्या, अगर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो बैक्टीरिया वायरस, किसी का बैक्टीरिया फंजाई किसी का भी इन्फेक्शन हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ मिल्क स्टोर है, ठीक है। बहुत सी ब्रांचेज आती हैं, एक तो जो हमारी वो एक्सिलर आर्टरी है ना, उसकी ब्रांचेज आती हैं, थोरेकिक आर्टरी आती है, सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच आती हैं, और उसकी और भी ब्रांचेज आती हैं, थोरेकिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेकिक आर्टरी, एक्रोमियल थोरेकिक आर्टरी, मतलब ये एक्सिलर की ब्रांचेज आती हैं। लेटरल ब्रांच जो है, जो इंटरकोस्टल आर्टरी की पीछे वाली, ठीक है, जैसे आपका ये ब्रेस्ट है ना तो इसके पीछे से जाएगी, वो आती है। और ये सारी आर्टरीज जो है वो कन्वर्ज हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट जाती है उसके एंटीरियर सरफेस पे। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, ये है, ये जैसे ये वाली हमारी हो गई, कौन सी, पेक्टोरल ब्रांच तो नहीं आएगी, ये एक्सिलर आर्टरी की जो आपको ब्रांचेस दिख रही है ना, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी आएगी, ठीक है, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी सप्लाई करेगी, ये आपको दिख रही होंगी। पूरी जो आर्टरीज है ना, एक्सिला की ब्रांचेस हैं, इसकी बहुत सी सप्लाई कर रही होती हैं। क्या होता है, यहाँ यहीं से इंटरकोस्टल आर्टरीज भी आ रही होती हैं, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो सप्लाई करती हैं, और आर्टरीज कहीं कहीं से आ रही होती है। तो यह जो ब्रेस्ट का पार्ट है ना, इसको सप्लाई किया जाता है। मे बी यू अंडरस्टैंड। अब क्या है, अब देखो वेन्स फॉलो द आर्टरीज, जहाँ जहाँ आर्टरीज वहाँ वहाँ वेन्स आर्टरीज को फॉलो करेंगी। क्या होती है, निपल्स की तरफ वेन्स भी जाके क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। अच्छा मैंने ये पॉइंट नहीं बताया आपको कि आर्टरीज जो है ना वो ब्रेस्ट में आके कन्वर्ज हो जाती हैं और उसके एंटीरियर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, मतलब सिर्फ आगे के सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। पोस्टीरियर सरफेस जो है अगर आप एंटीरियर से कंपेयर करो तो ऐसा नहीं कि वह बिल्कुल ही वेस्कुलर नहीं होता है, पर अगर कंपेयर करोगे तो फिर ये वेस्कुलर होगा, ठीक है। अब अगर वेन्स की बात करो तो वो आर्टरीज को फॉलो करती हैं जो निपल के बेस पे कन्वर्ज होती हैं, जहाँ पे वो एक एनास्टोमिक वीनस सर्कल बना लेती हैं, जहाँ से क्या होगा कि वो क्या करेंगी, वो आगे से पीछे की तरफ जाएंगी, ठीक है। वेयर वीन्स रन इन सुपरफिशियल एंड डीप सेट्स, वहाँ से वो ऊपर और नीचे दोनों की तरफ रन करेंगी, ठीक है। अगर आप सुपरफिशियल वेन देखो तो वो इंटरकोस्टल वेन में ड्रेन करती है, और सुपरफिशियल वेन में जो हमारा नेक है, जो हमारा नेक का लोअर पार्ट है, जो हमारा नेक का लोअर पार्ट होगा यहाँ पे, मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये जो हमारी नेक है इसका जो लोअर पार्ट होगा यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी जाके ऐसे, ठीक है। और डीप वेन्स जो हैं वो एक्सिलरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो वेन्स है, जो हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल की वेन होंगी, एक्सिलरी वेन्स होंगी, वहाँ जाके मर्ज हो जाती हैं। नर्व सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे एंटीरियर लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच होती है किसकी, फोर्थ टू सिक्स इंटरकोस्टल नर्व। जो नर्व फोर्थ से लेके 6 तक, 6 तक नर्व निकल रही होती है ना, इंटरकोस्टल नर्व, उनकी क्यूटेनियस ब्रांचेस होती, कौन सी, एंटीरियर वाली, सामने वाली और लेटरल वाली, ठीक है। जो क्या करती हैं, सेंसरी फाइबर्स जो स्किन है उनको कन्वे करती हैं एंड
ऑटोनोमिक फाइबर्स को भी जो स्मूथ मसल्स के उन्हें कन्वे करती हैं। जो नर्व है डू नॉट सिक्रीशन ऑफ, देखो नॉर्मल सी बात है ना, नर्व मिल्क का ये तो आप लोग अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे कि नर्व डू नॉट कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ मिल्क। मिल्क का सिक्रीशन नर्व्स कंट्रोल नहीं करती हैं, वो हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। जो प्रोलैक्टिन है, जो हमारे जो पार्स एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ना, हाइपोफाइसिस सेरेबाई की, वहाँ से सीक्रेट होता है। ये जो हमारी नर्व है ये सिर्फ डिटेक्ट करती है और सिग्नल हमारे ब्रेन को भेजती हैं। द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट डिजीज शुड बी डन केयरफुली। अब इससे क्या होगा, हम ब्रेस्ट का डायग्नोस सही से कर पाएंगे। अब हमारा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।